तो संजय जी, क्या वजह है कि कानून होने के बाद भी एसिड जो है, तेजाब जो है, वो बिक रहा है, लड़के खरीद रहे हैं? इस केस में हमने देखा उन्होंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो इसे रोकने के लिए क्या इस कानून को और मजबूत और सख्त बनाने की जरूरत है संजय जी? सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना आज आपने जैसे कार्यक्रम में बताई, मेरी पूर्ण संवेदनाएं। किसी भी ऐसे विकसित समाज में या ऐसे समाज में इन चीजों की बिल्कुल आवश्यकता और जगह नहीं होती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वृत्त तरीके से एक लक्ष्मी माइनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें इस पूरी गाइडलाइन को दिया कि किस प्रकार से यदि कोई एसिड अटैक के विक्टिम है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद तमाम चीजें उन्होंने विस्तारित तौर पे कही। वो मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इनमें कमियां नहीं आई, और मैं लक्ष्मी बैठी हुई हैं, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्टेड ही नहीं होते हैं, कई ऐसे। आज का जो बहुत अहम सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? डेटरेंट के तौर पे कानून क्यों नहीं काम कर रहा है? एक व्यक्ति, हम देख रहे हैं 100 200 176, अगर गवर्नमेंट का डाटा है, एक्चुअल डाटा हम उसको नहीं कर रहे, 176 केसेस भी क्यों? ऐसा कानून होना चाहिए कि व्यक्ति अगर सोचे कि ये मैं एसिड फेंकूंगा तो उसकी आत्मा कांपे कि अगर मैंने ये कर दिया तो मैं भी, पूरा मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ये सच्चाई भी है। आपके माध्यम से मैं सुनने वाले, देखने वाले उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मन से सोचे, अगर इस तरह के किसी कार्य में आप लिप्त हो जाते हैं तो आपका जीवन भी समाप्त है। बिल्कुल कहीं सोच रहे हो, जब आज जो कानून है 2013-12 में जो बना, एसिड अटैक में जो कल्प्रिट है, एक्यूज है, उसको मिनिमम 10 साल की सजा है, और वो सजा। संजय जी, मैं आपको यहां पे रोकूंगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सख्त कानून होना चाहिए, और वो सख्त कानून क्या होना चाहिए इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा भी मौजूद है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कानून तो बना दिया गया है कि जो आईपीसी की 336A धारा है उसके अंदर बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या इंसाफ जल्दी मिले? जो लक्ष्मी के साथ हुआ वो बाकी लड़कियों के साथ भविष्य में ना हो, तो क्या इसके लिए इस तरह के मामलों में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी एक प्रावधान रखा जाना चाहिए? देखिए, वो प्रावधान का होना तो अभी फ्यूचर की बात है। वो अभी हम नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा, क्योंकि जैसा अभी आप दिखा रहे थे, पट्टी में लिखा हुआ आ रहा था कि दिल्ली में जो है वो 10-11 केसेस होते हैं, तो इतनी कम मात्रा में केसेस हैं, इस वजह से स्पेशल कोर्ट तो नहीं बन सकती। लेकिन निश्चित तौर पे जैसा अभी संजय जी, माना आपकी बात की अभी केस कम है, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि कई केस होते हैं जो दर्ज नहीं होते। 10 भी केस है जो बहुत हीनियस क्राइम है, ये आम क्राइम नहीं है। किसी भी लड़की की जिंदगी, मतलब ये बहुत से बदतर जिंदगी किसी को देना है, तो इस केस के लिए तो कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। आपका कहना कोर्ट तो ऑलरेडी है, उस पे काम नहीं हो रहा है जी, कहना सही है, पे काम नहीं हो रहा है। इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब वो वही हो गया है, बिल्कुल बना हुआ है कोर्ट, पर प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हर एक चीज जैसे नॉर्मल केसेस चलते हैं वैसे इसको भी नॉर्मल, क्योंकि ये तो अगर देखा जाए ये भी कहीं ना कहीं पॉइजन एक्ट में आता है, ये हाफ मर्डर है। संजय जी, लक्ष्मी की बात का आप क्या जवाब देंगे? जो लक्ष्मी का सवाल है उसके लिए आप क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि रेखा जी जो हमारी राष्ट्रीय कमीशन की चेयरपर्सन थी, वो अभी कुछ देर पहले कह रही थी, लेकिन हम सब लोग जो बात कर रहे हैं वो एक्ट हो जाने के बाद क्या हो रहा है उस पे बात कर रहे हैं। जब ये क्राइम कमिट हो गया उसके बाद क्या है, कैसे एसिड अटैक विक्टिम को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे केस चलना है, हमको पहले पे भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम सोसाइटी को। सॉरी आई इंटरप्ट यू, ये केस कल का है सर, लेकिन कल से पहले भी बहुत सारे एसिड अटैक हो चुके हैं। मैं आपकी बात देखिए लक्ष्मी, आई एम टोटली विद यू। मैं जो दूसरी बात है वो कहना चाह रहा हूं कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक इशू है, ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसे एक्ट हो रहे हैं, इस पे भी काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जैसा हर्षवर्धन ने कहा कि डेटरेंट एक
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पे तयशुदा टाइम में, जब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब तयशुदा टाइम में चार्जशीट फाइल होगी तो निश्चित तौर पे तेजी के साथ उस पे मॉनिटरिंग भी करी जाएगी और उसको देखा जाएगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। संजय जी, नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज होगी उस खबर पर बात जिसे जानना और समझना हिंदुस्तान के हर घर के लिए, हर माँ बाप के लिए और सबसे अहम देश की हर बच्ची के लिए जरूरी है। राजधानी दिल्ली में एक सिरफरा दिन दहाड़े अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही एक बच्ची के ऊपर तेजाब फेंक देता है। इस घटना में से सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सिरफरे के हाथ में तेजाब आया कहां से। सरकार ने तो तेजाब की बिक्री पर रोक लगाई हुई है, लेकिन महज चंद बूंदों से किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देने वाले इस तेजाब को आरोपी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके। अगर वो किसी दुकान से ये एसिड खरीदता तो फिर नियम के मुताबिक आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ उसे देना पड़ता। पीड़ित बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस सिरफिरे से बातचीत से इनकार किया था। पीड़ित बच्ची नाबालिग है, जबकि हमलावर की उम्र भी ज्यादा नहीं है। आरोपी की उम्र 20 या 22 साल ही है। बच्ची दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। हमलावर और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से शुरू होता है। इस पूरी घटना से कुछ सवाल उठते हैं। सवाल अहम है और उसका जवाब भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह महज एक घटना नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है जिसका जिक्र और फिक्र दोनों बेहद जरूरी है। सवाल है कि इस तेजाबी मानसिकता को हवा कौन देता है। सवाल यह है कि इस तेजाबी मानसिकता को कैसे रोका जाए। हर परिवार से जुड़े इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे आज कुछ खास मेहमान, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है। हम आपको दिल्ली पुलिस में कानून व्यवस्था के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा को सुनाते हैं, जिन्होंने पूरी साजिश का खुलासा किया। फेंका था, जिसमें हमने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, जिनमें से एक का नाम सचिन अरोड़ा है, दूसरे का नाम हर्षित अग्रवाल है। उनका तीसरा साथी था जो वीरेंद्र सिंह एलिया सोनू, वो भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, उसको भी अरेस्ट किया है। इसमें जो मुख्य अपराधी है वो सचिन है। सचिन ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से एसिड ऑर्डर किया था, उसको प्रोक्योर किया था और उसके बाद इसको इस क्राइम में यूज किया है। इसमें जो मेन कारण अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये है कि सचिन अरोड़ा है, उसकी फ्रेंडशिप थी लड़की से। उसके बाद पिछले 2-3 महीने पहले इनकी बातचीत होना बंद हो गई थी और लड़की बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसकी वजह से जो सचिन अरोड़ा है उसने ये कदम उठाया। इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी पुलिस को पूरे मामले की जांच जल्दी करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के निर्देश दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पूरे मामले में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। ये सवाल आपसे और हमसे है और इसका जवाब भी हमको और आपको ही देना है। जिस तरह से फैमिलीज अपने लड़कों को नहीं सिखाती कि लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट की जाए या नो कैसे लिया जाए लड़कियों से, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस तरह के एसिड अटैक का। और समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस कारण से। पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन वो जब घटना घट जाती है तब पुलिस का रोल होता है। घटना ना घटे उसके लिए मुझे लगता है समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये खबर, ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमें खुद से ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या हम लड़कों को ये सिखा पा रहे हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती से मना करती है तो फिर उस इनकार को स्वीकार करने के लिए क्या आज के लड़के तैयार हैं? क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर ऐसी घटनाएं, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता कैसे रुकेगी? इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी अग्रवाल, जो खुद एक एसिड पीड़ित हैं, सर्वाइवर हैं,
और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजय चड्डा, जो वरिष्ठ वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शुरुआत लक्ष्मी मैं आपसे करूंगा। आपका पूरा जीवन संघर्षों की एक कहानी है, एक दास्तां है। आप दुनिया की तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। आपने पहले एसिड अटैक को झेला, आपने उसकी पीड़ा से गुजरी, आपने संघर्ष किया लंबा कानूनी, और उसके बाद आप यहीं नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद आपने कई और लड़कियों की जिंदगी बदलने के लिए, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मी, ये क्या मानसिकता होती है कि लड़के एक लड़की की जिंदगी को तबाह करने के लिए इतना घिनौना कदम उठाते हैं? देखिए, सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि, और सबकी भी कोशिश यही है कि हम लोगों की, जैसे कि समाज में जिस तरीके से लोगों का जो माइंडसेट है, जिनके सोच में तेजाब है, हमें उस सोच से तेजाब को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि परवरिश पे आती है कि शुरू से ही लड़कों को ना सुनने की आदत होती ही नहीं है, क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीजें, मेरे भी घर में मेरी माता थी, पिता थे, हम 2 भाई बहन थे, हम दोनों भाई बहनों को इक्वल तरीके से ही पाला गया है। ये नहीं कि अगर मैं बड़ी बहन हूँ तो बड़ी बहन के तरीके से, या वो बड़ा है या छोटा है तो नहीं, जो भाई कहेगा वही होगा। तो कई बार जैसे देखा गया कि अगर लड़की ने ना कह दिया तो ना कहा। मैं भी जब 15 साल की थी, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और जिन्होंने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया था वो 32 साल के थे। और उनको जब मैंने ना कहा, उनके अंदर भी यही चीज हुई कि इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे। सामने वाला जान से नहीं मारता है, चेहरा ही बिगाड़ता है, क्योंकि उस इंसान का माइंडसेट वो ये है कि इसका चेहरा ही खत्म कर दो, इसको घमंड है अपने चेहरे पे। अब ये सोच आती कहाँ से है? पूरे समाज से। वो समाज किससे बनता है? आपसे, हम सबसे वो समाज बनता है। जो शेयर करता है उसको भी पनिशमेंट। यही सोच को हमें खत्म करनी है, हमें यही चीज बतानी है। अभी भी देखिए, कई यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बहुत वैसे मुद्दा बोलूंगी कि जब एक लड़का क्राइम कर रहा है और वो अगर जेल में है, उसके ही माता पिता जाके उसको कहते हैं कि रुक जाओ, हम सब ठीक कर देंगे, हम तुम्हें निकलवा देंगे बाहर। और कहीं ना कहीं उस अटैकर को, उस क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। क्यों वो बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या इस समाज में उस क्रिमिनल के माता पिता नहीं रहते हैं? क्या उनको नहीं डर लगता? उस माता को डर नहीं लगता कि कभी मेरा ही बेटा मुझ पे ही ना वार कर दे, या मेरी बेटी पे ना वार कर दे? जब वो किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा कर सकता है, वो हम पे भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार जन भी होते हैं जिनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश देने की ज्यादा जरूरत है। संजय जी, आपने लक्ष्मी की बात सुनी और आप कानूनी पहलुओं को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बना रखी हैं एसिड बेचने को लेकर, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि लोग कामयाब हो जाते हैं, अपने नापाक इरादों में एसिड खरीद लेते हैं और लड़कियों पर इस तरह के हमले करते हैं? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस साल इस साल के अभी आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन 2021 में 174 पूरे देश में ऐसे केस आए जब एसिड फेंका गया। बंगाल में सबसे ज्यादा 34। पूरे देश में आप कह रहे हैं कि एक साल के ये वो आंकड़े हैं, सिर्फ 100, ये तो वो आंकड़े जो शायद पुलिस दिखा रहा है। हाँ, हम भी काम करते, पूरे साल के आंकड़े बहुत ज्यादा। अगर इस साल के आंकड़े, जी लक्ष्मी, आपका ये कहना सही हो सकता है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े वो मैं बता रहा हूँ, 174 लड़कियों के साथ 2021 में एसिड फेंका गया। तो संजय जी, क्या वजह है कि कानून होने के बाद भी एसिड जो है, तेजाब जो है, वो बिक रहा है, लड़के खरीद रहे हैं? इस केस में हमने देखा उन्होंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो इसे रोकने के लिए क्या इस कानून को और मजबूत और सख्त बनाने की जरूरत है संजय जी? सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना आज आपने जैसे कार्यक्रम में बताई, मेरी पूर्ण संवेदनाएं। किसी भी ऐसे विकसित समाज में या ऐसे समाज में इन चीजों की बिल्कुल आवश्यकता और जगह नहीं होती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वृत्त तरीके से एक लक्ष्मी माइनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें इस पूरी गाइडलाइन को दिया कि किस प्रकार से यदि कोई एसिड अटैक के विक्टिम है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद तमाम चीजें उन्होंने विस्तारित तौर पे कही। वो मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि
इनमें कमियां नहीं आई। और मैं, लक्ष्मी बैठी हुई हैं, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्टेड ही नहीं होते हैं, कई ऐसे। आज का जो बहुत अहम सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? डेटरेंट के तौर पे कानून क्यों नहीं काम कर रहा है? एक व्यक्ति, हम देख रहे हैं 100 200 176, अगर गवर्नमेंट का डाटा है, एक्चुअल डाटा हम उसको नहीं कर रहे, 176 केसेस भी क्यों? ऐसा कानून होना चाहिए कि व्यक्ति अगर सोचे कि ये मैं एसिड फेंकूंगा तो उसकी आत्मा कांपे कि अगर मैंने ये कर दिया तो मैं भी, पूरा मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ये सच्चाई भी है। आपके माध्यम से मैं सुनने वाले, देखने वाले उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मन से सोचे, अगर इस तरह के किसी कार्य में आप लिप्त हो जाते हैं तो आपका जीवन भी समाप्त है। बिल्कुल कहीं सोच रहे हो, जब आज जो कानून है 2013-12 में जो बना, एसिड अटैक में जो कल्प्रिट है, एक्यूज है, उसको मिनिमम 10 साल की सजा है। और वो सजा, संजय जी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सख्त कानून होना चाहिए। और वो सख्त कानून क्या होना चाहिए, इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा में अभी एक वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको अन्य मुद्दों पर, इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर आपसे और अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक की, जो अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था, और हम इस मानसिकता पर बात कर रहे हैं कि ये तेजाबी मानसिकता आती कहाँ से है। और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों में एक मेहमान और जुड़ गए हैं, जो है डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, आपने बहुत तेजी से इस मामले को सुलझाया। इस मामले को सुलझाते वक्त जो एक नया पहलू सामने आ रहा है कि लड़के ने ऑनलाइन एसिड ऑर्डर किया था, ये पूरा केस किस तरह से आपने इसको को सुलझाया? देखिए, जब ये सूचना हमें मिली थी करीब सुबह में 9 बजे के करीब कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमारे सारे टीम्स को एक्टिवेट करके हमने मल्टीपल टीम्स बनाकर जितने भी क्लू थे वहां पे सब पे काम किया। और जो विटनेसेस थे, जो विक्टिम के साथ मेरी बहन थी, जो उसके इम्पोर्टेंट जो क्लूज दिए, उसके बेसिस पे हमने इस केस में प्रोग्रेस किया। और 12 घंटे के अंदर हमने तीनों जो इसमें अक्यूज थे उनको पकड़ लिया। 2 अक्यूज तो आपने फुटेज में भी जो काफी लोगों ने देखा होगा कि 2 अक्यूज एक मोटरसाइकिल पर आए थे। एक तीसरा अक्यूज का भी रोल हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और उसको भी हमने एरिया। हर्षवर्धन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप फिर से अपनी बात कहें। जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो वहां विटनेसेस के जो स्टेटमेंट थे, इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, उसको हम अच्छे से डेवलप करके विद इन 12 आवर्स तीनों अक्यूज को पकड़ लिए। और 2 अक्यूज तो वहां पे बाइक पर एसिड फेंकते हुए जो फुटेज था उसमें देखा होगा। और तीसरे अक्यूज का भी हमने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था उसको भी पकड़ा और तीसरे अक्यूज को भी इसमें अरेस्ट किया है। तो उनके पूछताछ से बात सामने आया कि एसिड जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्होंने खरीदा जी। तो ये एक नया चैलेंज है। जिस तरह की पता है कि एसिड के सेल को रेगुलेट किया जाता है, इट इज नॉट एन ओपन सेल, इट इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स। तो ये ऑनलाइन सेल जो है, जिस तरह के बाकी सारे फील्ड में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक चैलेंज है, क्योंकि वो रेगुलेशन के लिए एक चैलेंज की तरह आते हैं, उसी तरह हमने इस केस में पाया कि का रेगुलेशन एक चैलेंज है। तो आगे भविष्य में कभी इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए और भी चीजें, या एसिड की हम बात करें, इसको रोकने के लिए आपको लगता है कि क्या एक्शन होना चाहिए? इस पर्टिकुलर केस में हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व था उसको हमने एक नोटिस दिया है फॉर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेल एंड ट्रांजैक्शन, एंड आल्सो टू फाइंड आउट अबाउट देयर कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस थे उसके कंप्लायंस के बारे में पता करने के लिए। तो इस तरह क्योंकि ये बात अब सामने आई है और आगे भी इस तरह के और इंसिडेंट हो सकते हैं, नॉट जस्ट एसिड, और भी बहुत सारे हैं, तो हमें ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें ना हो। जो रेगुलेशंस हैं उसका कंप्लायंस कराने के लिए जिसका रोल है, नॉट जस्ट पुलिस, इसमें और भी एजेंसीज का रोल है, और सभी लोग आई एम श्योर कि इस चैलेंज को लेकर रेगुलेट करेंगे। हर्षवर्धन जी, हमारे साथ लक्ष्मी भी हैं, और लक्ष्मी के साथ भी यही सब हुआ था, और उन्होंने ना सिर्फ मानसिक पीड़ा झेली, बल्कि उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी इंसाफ पाने के लिए। तो ये जो ताज़ा केस हुआ है, इस पे पुलिस की भूमिका क्या रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीड़िता को इंसाफ मिल पाए? हमारा इसमें मेन फोकस है कि हम एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एक मजबूत केस कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए। हम इसको विद इन टाइम प्रॉपरली चार्जशीट करके एक मजबूत केस कोर्ट में प्रेजेंट करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम इसके लिए पूरी तरह से काम पे लगी हुई है कि हम एक प्रोफेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके दें, ताकि जो अक्यूज्ड हैं, जिनको पकड़ा गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिले और एक डिटरेंट इफेक्ट रहे कि इस तरह की चीज नहीं करनी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा भी मौजूद है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कानून तो बना दिया गया है कि जो आईपीसी की 336A धारा है उसके अंदर बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या इंसाफ जल्दी मिले? जो लक्ष्मी के साथ हुआ वो बाकी लड़कियों के साथ भविष्य में ना हो, तो क्या इसके लिए इस तरह के मामलों में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी एक प्रावधान रखा जाना चाहिए? देखिए, वो प्रावधान का होना तो अभी फ्यूचर की बात है, वो अभी हम नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा, क्योंकि जैसा अभी आप दिखा रहे थे, पट्टी में लिखा हुआ आ रहा था कि दिल्ली में
जो हैं वो 10-11 केसेस होते हैं, तो इतनी कम मात्रा में केसेस हैं, इस वजह से स्पेशल कोर्ट तो नहीं बन सकती। लेकिन निश्चित तौर पे जैसा अभी हर्षवर्धन संजय जी जी ने बताया, माना आपकी बात की अभी केस कम है, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि कई केस होते हैं जो दर्ज नहीं होते। ये 10 भी केस है जो बहुत हीनियस क्राइम है, ये आम क्राइम नहीं है। किसी भी लड़की की जिंदगी, मतलब ये मौत से बदतर जिंदगी किसी को देना है, तो इस केस के लिए तो कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। आपका कहना कोर्ट तो ऑलरेडी है, उस पे काम नहीं हो रहा है जी, ऑलरेडी, कहना सही है। इस पे काम नहीं हो रहा है। इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब वो वही हो गया है, बिल्कुल बना हुआ है कोर्ट, पर प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हर एक चीज जैसे नॉर्मल केसेस चलते हैं वैसे इसको भी नॉर्मल, क्योंकि ये तो अगर देखा जाए ये भी कहीं ना कहीं पॉइजन एक्ट में आता है, ये हाफ मर्डर है। संजय जी, लक्ष्मी की बात का आप क्या जवाब देंगे? जो लक्ष्मी का सवाल है उसके लिए आप क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि रेखा जी जो हमारी नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन थी, वो अभी कुछ देर पहले कह रही थी, देखिए हम सब लोग जो बात कर रहे हैं वो एक्ट हो जाने के बाद क्या हो रहा है उस पे बात कर रहे हैं। जब ये क्राइम कमिट हो गया उसके बाद क्या है, कैसे ऐसे अटैक विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है, कैसे केस चलना है, हमको पहले पे भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम सोसाइटी को। सॉरी आई इंटरप्ट यू, ये केस कल का है सर, लेकिन कल से पहले भी बहुत सारे एसिड अटैक हो चुके हैं। मैं आपकी बात देखिए लक्ष्मी, आई एम टोटली विद यू। मैं जो दूसरी बात है वो कहना चाह रहा हूं कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक इशू है, ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसे एक्ट हो रहे हैं, इस पे भी काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जैसा हर्षवर्धन ने कहा कि डेटरेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पे तयशुदा टाइम में, जब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब तयशुदा टाइम में चार्जशीट फाइल होगी तो निश्चित तौर पे तेजी के साथ उस पे मॉनिटरिंग भी करी जाएगी और उसको देखा जाएगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। संजय जी, जो आपने एक सवाल उठाया है मानसिकता का, मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहूंगा कि ये जो मानसिकता है, तेजाबी मानसिकता जिसको हम कहते हैं, इसको रोकने के लिए, चूंकि आप पुलिस से जुड़े हुए हैं, आप लगातार इस तरह के केसेस सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं कि जिससे ऐसे लोगों को समय रहते रोका जा सके। क्रिमिनोलॉजी में सबसे जो अहम रोल है इस क्राइम प्रिवेंशन में, वो तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया वो सोसाइटी और फैमिली का माना गया है स्टडीज में भी, कि अगर सोसाइटी में और फैमिली में इन चीजों को लेकर एक उस तरह का एक व्यू बनता है और उस तरह का एक कल्चर बनता है कि दिस विल एब्सोल्युटली नॉट बी टॉलरेटेड, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बट दैट असाइड, इन लॉ एनफोर्समेंट जो पुलिस का रोल है और जो प्रोसिक्यूशन का रोल है, उसमें यह है कि इसका जो कानून के सीमाओं में जो कानून बनाया गया है, जिस तरह के उसमें हमें जो कर्तव्य हमारा है उसमें, कि हम एक प्रोफेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छे से सबूत को कोर्ट में पेश करें ताकि उसका सजा हो सके। और उस चीज के लिए आई बिलीव, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हीनस केस, जिसमें कि हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगा, एंड वी आर टेकिंग ऑल द स्टेप्स टू एंश्योर कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करें और उसको हम विद इन द टाइम फ्रेम प्रॉपरली चार्जशीट करें। उसके बाद का इश्यू आता है रिगार्डिंग ट्रायल, जिसका डिस्कशन हो रहा था कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए। उसमें जरूर होना चाहिए ताकि विदाउट मच डिले, अगर जब उसका रिजल्ट आता है, कोई भी एक्शन का रिजल्ट अगर एक जल्दी विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम मिलता है, तो जरूर उसका अच्छा नतीजा आता है, अच्छा मैसेज आता है सोसाइटी में कि देखिए रिसेंटली ये हुआ था और उसका इनको सजा मिला। अगर यही चीज काफी सालों के बाद मिलता है तो एक उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, उस मैसेज का इम्पैक्ट कम। तो इसीलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर चार्जशीट जो ट्रायल है वो भी एक स्पीडी तरीके से हो। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, आपने समय निकाला, दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़े। मैं धन्यवाद लक्ष्मी का भी करना चाहूँगा, साथ ही संजय चड्डा जी आपका भी धन्यवाद। ये एक गंभीर विषय है और ज़रूरी है कि आगे भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, और खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज़ पर जारी रहेगा। धन्यवाद।